डिक्टेशन 140 शब्द प्रति मिनट कुछ ही सेकंड में स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, साइबर धोखाधड़ी पर नियंत्रण पाने के लिए केंद्र सरकार ने सिम विक्रेताओं का पंजीयन करने और उनके सत्यापन को अनिवार्य बनाने के साथ साथ थोक में सिम बेचने पर पाबंदी लगाने के जो कदम उठाए वे आवश्यक हो गए थे। इन कदमों को ऑनलाइन ठगी में लिप्त तत्वों पर एक प्रभावी प्रहार माना जा रहा है, लेकिन केंद्र के साथ राज्य सरकारों को इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि साइबर अपराधी लोगों को ठगने के लिए नित नए तरीके अपना रहे हैं। अब तो वे तकनीक का सहारा लेकर व्यक्ति विशेष की आवाज़ में उनके स्वजनों को ठगने का भी काम करने लगे हैं। एक तथ्य यह भी है कि साइबर अपराधियों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। कुछ समय पहले तक झारखंड का जामताड़ा इलाका ही साइबर ठगों के लिए कुख्यात था, लेकिन अब देश के अनेक हिस्सों में जामताड़ा बन गए हैं। इनमें मेवात का इलाका भी है। पिछले दिनों नूह में जो भीषण सांप्रदायिक हिंसा हुई, उस दौरान एक साइबर थाने को निशाना बनाने के पीछे साइबर ठगों का ही हाथ माना जा रहा है। पैरा यह ठीक है कि हाल के वर्षों में पुलिस और अन्य एजेंसियों को साइबर अपराध से निपटने के लिए सक्षम बनाया जा रहा है, लेकिन अभी उन्हें और समर्थ बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि साइबर ठगी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये ठग जितने शातिर हैं उतने ही दुस्साहसी भी। वे फर्जी कॉल सेंटर तक चला रहे हैं। साइबर ठगी के मामलों में यह देखने में आया है कि धोखाधड़ी करने वालों की मिलीभगत सिम विक्रेताओं से होती है। सरकार ने ऐसे 67,000 सिम डीलरों को काली सूची में डाला है। अच्छा हो कि इसके साथ ही उन्हें दंड का भी भागीदार बनाया जाए, क्योंकि एक आंकड़े के अनुसार सिम डीलर करीब 20% सिम साइबर ठगों को बेचते हैं। साइबर ठगी किस तेज़ी से बढ़ रही है, इसका पता इससे भी चलता है कि अगस्त 2019 में शुरू किए गए डिजिटल अपराध पोर्टल पर 23 लाख से अधिक साइबर ठगी के मामले दर्ज कराए जा चुके हैं। एक संसदीय समिति ने भी हाल में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में यह चिंताजनक तथ्य सामने रखा है कि केवल एक साल में ऐसे अपराधों का आंकड़ा 2.5 गुना से अधिक बढ़ गया है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि हाल के वर्षों में वित्तीय लेन देन के लिए लोगों की जिस तरह डिजिटल तौर तरीकों पर निर्भरता बढ़ी है, उससे उन पर साइबर ठगी का शिकार होने का जोखिम भी बढ़ा है। स्पष्ट है कि एक ओर जहां साइबर ठगों पर सख्ती करने की आवश्यकता है, वहीं आम लोगों को जागरूक करने की भी, क्योंकि अनेक लोग लालच अथवा अज्ञानतावश या फिर जरूरी जानकारी के अभाव के चलते साइबर ठगी का शिकार बन जाते हैं। ऐसे समय में जब सभी राजनीतिक दल आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं, बलिया में 5 नक्सलियों का पकड़ा जाना इस बात का संकेत है कि प्रतिबंधित संगठनों ने योजनाबद्ध ढंग से अपनी सक्रियता बढ़ानी शुरू कर दी है। गिरफ्तार नक्सली प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी संगठन से जुड़े थे और बलिया में संगठन विस्तार की इनकी कोशिश इसलिए भी गंभीर है क्योंकि वह बिहार सीमा से जुड़ा है। यहाँ पूर्व में इनकी जड़ें भी रही हैं। खुफिया इकाइयों को इस बात का पता लगाना होगा कि गिरफ्तार नक्सलियों ने अपना नेटवर्क कितना बढ़ा लिया था और इसके लिए उन्हें फंडिंग कहाँ से हो रही थी। इस संगठन में महिलाओं की सक्रियता बताती है कि गिरफ्तार किए गए लोग पूर्ण रूप से प्रशिक्षित हैं और अवसर मिलने पर वे कोई बड़ी घटना करने से न चूकते। नक्सली गतिविधियों की दृष्टि से प्रदेश का सोनभद्र भी काफ़ी संवेदनशील जिला है, इसलिए अब वहां भी सुरक्षा बलों को अपनी सतर्कता बढ़ाने की ज़रूरत है। प्रदेश में इससे पहले भी कई नक्सलियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन गिरोह के लोग नए रूप में सामने आ जाते हैं। आंतरिक सुरक्षा के लिए नक्सलवाद एक बड़ा खतरा है, इसलिए इसके खात्मे के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जानी चाहिए। नक्सलियों से निपटने के लिए आमतौर पर 4 तरह की रणनीति अपनाई जाती है, जिसमें सुरक्षा और विकास संबंधी उपाय मुख्य हैं।
इसके अलावा स्थानीय समुदाय के अधिकारों को सुनिश्चित करना और जन अवधारणा का प्रबंधन किया जाता है। इन उपायों से सोनभद्र में नक्सल आंदोलन को कमज़ोर करने में काफ़ी हद तक सफलता मिली है। जहाँ तक वामपंथ से प्रभावित उग्रवादी संगठनों का प्रश्न है, तो प्रतिबंध लगाने के बाद भी उसके सदस्य किसी न किसी रूप में सक्रिय रहते हैं। सिमी पर प्रतिबंध लगाने के बाद इसका स्वरूप पीएफआई के रूप में सामने आया। पीएफआई पर भी प्रतिबंध लगा जरूर है, लेकिन इस बात की तह तक जाना चाहिए कि कहीं वह नए स्वरूप में तो नहीं सक्रिय हो रहा। पूर्वांचल में इनकी गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है।